हेलो। हेलो। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं डॉक्टर कमलेश अहरवार हूँ। वैज्ञानिक कृषि हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र छतरपुर, मध्य प्रदेश से। जी डॉक्टर साहब, तो कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और चूंकि जी, ये मनोरंजन का कार्यक्रम है और मनोरंजन के साथ साथ अगर जानकारी मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। तो इस समय हमारा जो बदायूं का क्षेत्र है उसमें खास तौर पर जो फसलें रबी की सीजन में होती हैं वो गेहूं है जी, और सरसों है। तो हम जानना बिल्कुल। चाहेंगे कि गेहूं की जो फसल है वो 70 दिन से ऊपर की हो चुकी है और कुछ ही दिनों में बालियां मतलब बननी शुरू हो चुकी हैं। जी, जी। तो इस समय हमारे किसान भाई क्या सावधानी बरतें और क्या ऐसी कोई उर्वरक वगैरह है या कोई भी स्प्रे वगैरह कर सकते हैं जिससे कि उत्पादन अच्छा हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी वर्तमान में जो किसानों के मेरे पास फोन आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बदायूं हो, जी। क्योंकि जो फसल लगाने का समय रहता है पूरे देश में एक ही जैसा रहता है। थोड़ा बहुत फर्क रहता है 10 दिन का या 1 हफ्ते का। हम्म। बाकी लगाने का जो समय है वही रहता है। तो जी। अभी जैसे ही हमारे गेहूं में बाली निकलने को हो रही है, तो उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा जैसे बाली को अपन देखेंगे तो ब्लैक कलर का उसमें फंगस जैसे दिखाई देगा, जी। फफूंद दिखाई देगा। हम्म। उसको अपन साइंटिफिक भाषा में जो है, वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे स्मट, जी। लूज स्मट। हम्म। ये एक डिसीज है। और धीरे धीरे स्टार्ट बाली पहले शुरुआत होती है ब्लैक कलर का, फिर धीरे धीरे पूरी बाली जो होती है ब्लैक हो जाती है। और यदि हम उसको उंगली की सहायता से टच करेंगे तो उसका जो पाउडर ब्लैक है हमारे उंगली में छप जाता है। हम्म। ये उसका पहचान है। जी। तो ये बीमारी जो है बहुतायत से जो है धीरे धीरे फैलती है। जी। तो इसका हमको क्या करना है कि इसका पहले जानकारी होना चाहिए आखिर फैलती कैसे है। ये फंगस जो फफूंद होता है उसके माध्यम से फैलती है और ये ईयरबॉर्न डिसीज है। जी। डिसीज आपकी 2 प्रकार की होती है, एक सॉइल बॉर्न, एक ईयरबॉर्न। जी। सॉइल बॉर्न मतलब जो है सॉइल से फैलेगी, ईयरबॉर्न मतलब हवा से फैलेगी। तो जी। ये ईयरबॉर्न डिसीज है आपकी। यदि हमारे खेत में कुछ ही बालियों में ये आपका फंगस दिखाई देने लगा तो धीरे धीरे पूरे खेत में कवर कर लेगा और बहुत तेजी से पूरे खेत में फैल जाएगा। तो तो इसका उत्पादन इसको पर भी हमको क्या प्रभाव करना पड़ेगा है? डॉक्टर साहब? बिल्कुल जरूर पड़ेगा। एक्चुअली में जैसे ही फंगस में हम देखेंगे उसमें अंदर दाने को देखेंगे तो वो भी ब्लैक होगा। हम्म। जब ब्लैक होगा वो धीरे धीरे दाना भी हमारा सड़ जाएगा, यानी खराब। फंगस क्या करेगा? सड़ाने का काम करेगा। बिल्कुल। तो जरूर वो बाली में जहां जहां भी ये ब्लैक कलर का आपका संपर्क होगा तो फंगस होगा, तो पूरे के पूरे बाली को भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। जी। इसकी है रोकथाम ना? के लिए क्या कर सकते और हैं? बिल्कुल इसकी रोकथाम के लिए करना क्या है, किसान भाई, एक दवाई आती है, इसके 2 उपाय हैं, मैं आपको बताना बहुत जरूरी है। जी। एक तो आपका सीड ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि फसल की बोनी हो चुकी है। बिल्कुल। दूसरा उपाय हम है अभी फॉलियर स्प्रे, जो छिड़काव के माध्यम से हम जो है कर सकते हैं। हम्म। तो छिड़काव के लिए हमको क्या है, एक बिटावैक्स दवा आती है, बहुत अच्छी दवाई है। जी। बिटावैक्स, हम्म। बिटावैक्स बहुत अच्छी दवाई है। तो इसको हमको एक जो स्प्रे पंप होता है, 15 लीटर की टंकी होती है, हम्म। आप जानते हैं। जी। और उसमें हमको 30 ग्राम करीब मिलाना है एक स्प्रे पंप में। जी। और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव करना है। जी। 1 एकड़ में लगभग आपको 300 ग्राम दवा लगेगी। बिल्कुल। तो यदि किसान भाइयों को यदि खेत में ये बीमारी देखने को मिल रही है तो इसमें बिल्कुल भी मतलब उसको इग्नोर ना करें। कहने का तात्पर्य है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो जैसे ही आपको बाली में ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देने लगे या फंगस दिखाई देने लगे, तत्काल बिटावैक्स दवा का छिड़काव कर दें। डॉक्टर एक साहब, स्प्रे पंप में। जैसे कि आपने बताया कि इस तरह के अगर बाली बनते समय काले धब्बे दिखाई देते हैं तो इसके जी, लिए जो आपने उपाय बताया है उसके अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। अब चूंकि इस समय बिल्कुल। जो मौसम है उसका तापमान अन्य वर्षों की तुलना में तापमान दिन में कुछ हाँ ज़्यादा जी, रह रहा है। तो जी, क्या जी। कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे गेहूं के उत्पादन पर कम से कम फर्क पड़े और वो जो गेहूं पतला रह जाता है तो वो ना रहो? हाँ, इसके लिए क्या किया जा सकता है?
देखिए, किसानों को क्या करना चाहिए कि आपका कहना ये है कि जैसे टेम्परेचर में जैसे ही फर्क तेजी से दिन में बढ़ जाता है, रात में कम हो जाता है, हम्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम बीमारी की बात करें या कीड़े की बात करें, हम्म। तो उनके लिए फेवरेबल जो कंडीशन होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल माना जाता है, चाहे बीमारी हो जी। चाहे कीड़े हो। बिल्कुल। यदि टेम्परेचर हमारा 30 और 35 के बीच रहेगा तो बीमारी उग्र रूप से बढ़ेगी हम्म। और तेजी से फैलेंगी, जी। और कीड़े भी उसी प्रकार से तेजी से फैलेंगे। हम्म। तो हमको ये ध्यान देना है, यदि पत्तियों में आपके जिस कलर के भी स्पॉट आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि बाली में ब्लैक कलर के धब्बे दिखेंगे तो स्मट बोलेंगे, कंडुआ बोलेंगे। तो जो भी प्रकार के सब बीमारी का सिम्टम्स अलग होता है, जी। कीड़ों का भी सिम्टम्स अलग होता है, क्योंकि सब अलग अलग कार्य करते हैं और दवाइयां भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। बीमारी का अलग कंट्रोल होगा, जी। कीड़ों का अलग कंट्रोल होगा। जी। तो आपका कहना ये है कि कोई बीमारी नहीं है और कोई कीड़े नहीं है, तो हम अपनी फसल को इस तरीके से और अच्छे से बना सकते हैं या उसको जी। उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, जी। यही कहना चाहते हैं आप? जी। जी। हाँ जी, तो एक मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। पहली बात तो हमको ये ध्यान देना है कि गेहूं की फसल में अलग अलग पानी लगता है और अलग अलग हम खाद डालते हैं। हम्म। तो जैसे मान लीजिए आपने गेहूं लगाया है, 4 पानी का लगाया जी। है ना? जी। क्योंकि गेहूं में जो है सिंचाई की 6 अवस्थाएं होती हैं। हम्म। 6 पानी मतलब हमको एक तो पहले टिलरिंग स्टेज में देना चाहिए, जैसे ही सूखे फूटते हैं। जी। इसके बाद फिर हमको फ्लावरिंग स्टेज में फूल के समय देना चाहिए। जी। इसके बाद जैसे ही अपने गेहूं में दाना बनता है हम्म। तो उसको मिल्किंग स्टेज, मतलब शुरुआत होती है, उसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, दूध की अवस्था होती है। जी। तो मतलब फ्लावरिंग के जस्ट बाद जैसे दाना बने, दूध बनने लगे, तब देना चाहिए। जी। इसके बाद दाना के भरते समय भी हमको पानी का इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुख्य रूप से आपको, यदि आपके पास ज्यादा पानी नहीं है, तो पहला टिलरिंग स्टेज वो आपका निकल गया, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज पे भी फसल चल रही होगी। तो इस अवस्था में जिन किसान भाइयों ने पानी नहीं दिया है, तो स्प्रिंकलर के माध्यम से यदि हम देंगे तो पानी कम भी लगेगा और हमारा पानी की बचत भी होगी। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो देखा है हमारे इस मध्य प्रदेश में, किसान जो है स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा दोनों में तरीका बताना चाहता हूँ कि स्प्रिंकलर से देने में कितना पानी बचेगा, और फ्लड देते हैं, क्यारी के माध्यम से पानी देते हैं। जी। तो क्यारी के माध्यम से हम पानी देते हैं, वो चेक मेथड बोलते हैं, चेक रेशन मेथड, क्यारी विधि। जी। तो इसके माध्यम से लाखों लीटर पानी हमारे खेत में लग जाता है और वेस्टेज भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यदि हम स्प्रिंकलर विधि के माध्यम से देंगे, फव्वारा विधि से देंगे, तो आपका 1 एकड़ में 10,000 लीटर पानी में काम हो जाएगा। 90% यानी 90,000 लीटर पानी को आप सेव कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि स्प्रिंकलर विधि का इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब, स्प्रिंकलर के लिए भारत सरकार की तरफ से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जो है कहा है, और ये स्कीम भी है, तो गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है, तो स्कीम का भी किसान भाइयों को फायदा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि चूंकि 2 तरह के खेत हैं, एक में खुला पानी लगता है और एक में स्प्रिंकलर से लगता है। तो जो स्प्रिंकलर वाला खेत है उसमें जो गेहूं है उनमें और खुले पानी में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ इसका क्या फर्क होता है। जी। जब हम आपको खुला पानी देते हैं तो वो जमीन से टच करके संपर्क में जाता है, और जितना पानी की आवश्यकता है वो तो प्लांट ले लेता है। और अत्यधिक से यदि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, यदि हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, मुझे दिन भर में 4 लीटर पानी पीना है और मैं 10 लीटर पानी पीऊंगा तो क्या हालत होगी, आप बिल्कुल। समझ सकते हैं। शरीर इसी विभिन्न प्रकार स्रोतों से से उसे फसलों का भी डिस्चार्ज ही करेगा। जी जी, बिल्कुल, यही फसलों का होता है कि यदि उनको अत्यधिक से ज्यादा हम पानी देंगे तो नुकसान जरूर होगा। बिल्कुल। क्योंकि उसमें देखिए जो बीमारियां फैलती हैं, अत्यधिक नमी रहेगी तो फंगस लगेगा, बीमारी फैलेगी। जी। और हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोषक तत्व जो हम डालते हैं, अत्यधिक पानी की मात्रा से वो हमारे खेत से एक बह करके दूसरे खेत में भी चले जाते हैं। क्योंकि पानी डला हुआ है, लगातार बह रहा है, तो क्या होगा, वो पानी के माध्यम से जो हमारा खाद घुल के रूप में दूसरे खेत में ये आउट चला जाएगा, ये नुकसान है। दूसरा, जो स्प्रिंकलर से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, मैं बताना चाह रहा हूँ।
क्योंकि इस वायुमंडल जो हमारा, इसमें 78% नाइट्रोजन होता है। जी किसान भाइयों को जानकारी होना अति आवश्यक है। जी जो 78% जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ से जाता है? हमारे पेड़ पौधों के माध्यम से जाता है बिल्कुल है ना। जी और जो हम खाद डालते हैं कुछ जमीन में हो जाता है, बाकी एवोपोरेशन, बाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाता उड़ है। जाता है। तो कुल मिला के हमारे इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जिसको हम यूरिया कह सकते हैं, जी है ना। जी यूरिया कह सकते हैं। तो जैसे ही हमारे स्प्रिंकलर के क्या होता है, फव्वारे के रूप में पानी गिरता है। तो यार आसमान में, मतलब थोड़ा हवा में तो पानी जाता ही है, फव्वारे जब करेंगे तो टकराएगा एयर में। बिल्कुल। तो जो हमारे वायुमंडल में जितनी भी एयर है उसमें 78% यूरिया मिला हुआ है, नाइट्रोजन है। तो पानी के साथ घुल करके दोबारा हमारे पौधों को मिल जाता है। इसलिए जो है स्प्रिंकलर की विधि से हमको उसमें घुल करके यूरिया भी पौधे को मिल जाएगा। इसलिए देखिए कहा जाता है कि जब बरसात के सीजन में या किसी के सीजन में पानी गिरता है तो हमारी फसल अचानक हरी भरी क्यों हो जाती है। उसका कारण यही है कि इस वायुमंडल में जो 78% यूरिया है या नाइट्रोजन है वो घुल करके हमारे पानी के माध्यम से पेड़ों के पास चला जाता है और पौधे उसको जड़ के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए पौधे की बढ़वार होती है, पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत 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 ज़रूरी और बेहतरीन आपने जानकारी हमारे श्रोताओं को दी जो खुले पानी का प्रयोग करते हैं खेती के लिए। आपसे निवेदन है कि स्प्रिंकलर से आप सिंचाई अगर करेंगे तो आपकी फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ेगी और खरीद के नहीं लगाना है। दूसरे हम जल की बचत करेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा इस जानकारी के साथ। हम आपको एक गीत सुनवाना चाहेंगे, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? अच्छा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं स्टार मेकर के माध्यम से गाना भी गाता हूँ, तो यदि आप परमिशन दें तो उस गाने को भी सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। जी जी मुझे के है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे डाउनलोड करिए ओरिजिनल तुझी से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद फिल्म का ये गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं और पुनः आपसे आकांक्षा रहेगी एक बार और किसी भी विषय पर बात करने की। धन्यवाद। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से।